गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं हमारा जो टॉपिक पिछले लेक्चर में जो हमारा चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो उसमें हमने क्या है 4 प्रिंसिपल जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम बात करेंगे 5th जो प्रिंसिपल है उसके बारे में। मैनेजमेंट का जो अगला प्रिंसिपल है 5th प्रिंसिपल वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या है, जो डायरेक्टर है टॉप लेवल में जो डायरेक्टर होते हैं वो मेन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके उनके नीचे काम करने वाले जितने भी सबॉर्डिनेट होते हैं, जितने भी अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, उन सभी को क्या है डायरेक्शन देते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन देने वाला भी क्या है एक सिंगल पर्सन होना चाहिए। जैसे कि मैनेजमेंट के अंदर क्या है मैनेजर, जैसे क्या है एक कमांड देने वाला सिंगल होना चाहिए, वैसे डायरेक्शन देने वाला भी क्या है एक ही पर्सन होना चाहिए। यानी कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है हम काम कर रहे हैं उस डायरेक्टर का ऑब्जेक्टिव भी क्या है वही होना चाहिए, और उसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके वो डायरेक्टर जो होगा वो क्या करेगा, आगे जो डायरेक्शन जो है वो देगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन है वो भी क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, एक होना चाहिए, और मैनेजर भी क्या है एक ही होना चाहिए। और इसके साथ ही हमें क्या है ये डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए कि यूनिटी ऑफ कमांड में और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है, क्या डिफरेंस होता है। देखो, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पर कमांड देने वाला, ऑर्डर देने वाला पर्सन जो है वो क्या है यूनिक होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, एक ही पर्सन के द्वारा क्या है कमांड दी जानी चाहिए। लेकिन डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू की गई है, जिस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने प्लान बनाया है, तो उसको डायरेक्ट करने वाला जो पर्सन है वो क्या है एक होना चाहिए। यहाँ पर तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो कमांड दी जाती है उसके बारे में बात की जाती है, और यहाँ पर जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है हमारा बिजनेस का उसको क्या है डायरेक्ट करने वाला पर्सन क्या है एक होना चाहिए। तो ये इन दोनों में क्या है डिफरेंस है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर हमारा जो अगला पॉइंट है कि अगर इस जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है इस प्रिंसिपल को अगर हम फॉलो करेंगे तो इससे क्या हमें बेनिफिट मिलेंगे। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसके अंदर। देखो, एक तो इससे क्या है हमें स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट जो है वो अचीव होंगे। सेकंड पॉइंट इसमें दे रखा है, इससे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एफिशिएंसी जो है वो भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि जो ऑब्जेक्टिव है उनको हम इजीली हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्या कहता है कि जितनी भी एक्टिविटी बिजनेस के अंदर की जाती हैं, जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं, ठीक है, उन सभी में यूनिटी से हम क्या है तालमेल बना सकते हैं। यूनिटी को ध्यान में रख करके क्या है इसमें कोऑर्डिनेशन भी क्या है कर सकते हैं। अब कहते हैं कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि अगर इसको फॉलो ना करें तो बिल्कुल अपोजिट इम्पैक्ट होंगे। ठीक है, एक तो स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट नहीं मिलेंगे, एक क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर क्या है वर्किंग जो एफिशिएंसी है वो काम करने की जो क्षमता है वो कम होगी, ऑब्जेक्टिव अचीव करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो पॉइंट है कोऑर्डिनेशन बनाने में भी क्या है प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब हम बात करते हैं कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में और यूनिटी ऑफ कमांड जो में उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें दे रखा है यूनिटी ऑफ कमांड और यहाँ पर क्या है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। तो देखो, यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो क्या है, इसमें ये कहा जाता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई अगर कर्मचारी है, कोई एम्प्लॉई है, उसको कमांड देने वाला एक पर्सन होना चाहिए। पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर एम्प्लॉई को कमांड देने वाला सिंगल पर्सन होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है वो रिलेटेड होता है पर्सनली एक एम्प्लॉई से रिलेटेड है। ठीक है, और ये जो है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होता है। ठीक है, कि एक डायरेक्टर जो एक होना चाहिए, डायरेक्टर के नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, और डायरेक्टर जो है वो क्या है ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर जो है वो काम करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम एम की बात करें तो इसमें क्या है ड्यूल सबॉर्डिनेट जो है उसको रोकने के लिए क्या है ये जो प्रिंसिपल है इसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बिजनेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, ठीक है, उनमें कोई भी एक्टिविटी जो है उसमें अनदेखा को रोकने के लिए क्या है ये किया जाता है। उसके बाद आता है इसके अंदर इफेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें देखो क्या कहता है कि जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो पर्सनली जो है एम्प्लॉय जो है इससे इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, लेकिन जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है उससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टेड होती है। उसके बाद हम बात करें अगला हमारा जो प्रिंसिपल है वो है इसके अंदर सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है, देखो इसका कहने का मतलब ये है कि कभी भी बिजनेस के अंदर क्या है व्यक्तिगत उद्देश्य को ध्यान में ना रख करके हमें क्या है जर्नल इंटरेस्ट यानी कि पूरे बिजनेस का जो इंटरेस्ट है उसके अंदर क्या है ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कई बार क्या होता है कि बिजनेस में जो वर्कर काम करते हैं तो वो
ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भूल जाते हैं, ठीक है, और उसकी जगह पे क्या है पर्सनल जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर क्या है ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कि उनकी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए या उनको बोनस मिलना चाहिए या उनको प्रॉफिट में शेयर मिलना चाहिए, इस तरह से मतलब खुद का फ़ायदा सोचने की कोशिश ज़्यादा करने लग जाते हैं वो, ठीक है। तो उसमें क्या कहते इस ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें कभी भी क्या है पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए बिजनेस में। हमारा इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए। जनरल इंटरेस्ट क्या होता है कि जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हो, ठीक है, जिसमें क्या है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले जो वर्कर हैं वो क्या है उसके ऊपर ध्यान में रख करके उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके काम करें। तो इस तरह से क्या है हमारा जनरल इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल भी दिया गया है कि अगर क्या है कोई मैनेजर क्या है मान लो कोई डिसीजन लेता है और उस डिसीजन लेने से पर्सनली उसको नुकसान हो रहा है लेकिन बिजनेस को फ़ायदा हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, बिजनेस के फ़ायदे की बात करनी चाहिए। पर्सनली अगर नुकसान है तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। या फिर ऐसे बात करें कि किसी काम को करने से क्या है मान लो कोई मैनेजर है उसको पर्सनली तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन बिजनेस को नुकसान हो रहा है, लेकिन वो बिजनेस के नुकसान को अनदेखा करते हुए वो क्या है अपने पर्सनली फ़ायदे के बारे में सोचता है, तो ये क्या है गलत होगा, ठीक है। तो इससे क्या है ये जो प्रिंसिपल है ये क्या है फॉलो नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो क्या क्या रहेंगे। तो पहला पॉइंट देखो क्या कहता है, इससे क्या है मानवता जो है उसका अच्छे से पालन होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है सभी को इससे का बेनिफिट जो है वो मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो भी इससे क्या है अचीव होते हैं। और उसके बाद पर्सनल, अब देखो अगर हम क्या है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखेंगे तो उससे पर्सनल और बिजनेस के दोनों ऑब्जेक्टिव में क्या है दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव हैं उनमें अच्छा तालमेल बनेगा। और अगर फॉलो नहीं करेंगे तो बिल्कुल सारे क्या हो जाएंगे उल्टे जो पॉइंट सारे के सारे हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारा अगला पॉइंट जो है वो क्या कहता है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय, ठीक है, यानी कि कर्मचारियों को पारिश्रमिक। इसमें क्या कहता है, इसमें फ्योल ये कहता है कि जो एम्प्लॉई हमारे बिजनेस में काम करते हैं उन सभी को क्या है फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए, उचित सैलरी जो है तनख्वाह जो है वो क्या है देनी चाहिए, ठीक है। क्यों, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले और जो एम्प्लॉयर हैं यानी कि मालिक जो हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन जो है वो मिले। जो वर्कर जिस तरह के काम कर रहा है उसको उसी के अकॉर्डिंग क्या है फेयर रेम्यूनरेशन जो है वो प्रोवाइड करवाना चाहिए। अब जो रेमुनरेशन जो है वो फेयर कितना होता है वो कई फैक्टर पे डिपेंड करता है कि सही तनख्वाह सैलरी वगैरह जो है वो कितनी होगी। तो वो डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि जीवन स्तर में क्या है रहने की लागत क्या आती है, या फिर क्या है लेबर जो है उनकी डिमांड कितनी है, ठीक है, या उनकी एबिलिटी कितनी है, इन चीज़ों के ऊपर क्या है डिपेंड करता है। इसके अलावा जो फ्यूल है वो ये भी कहता है कि हमें क्या है जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करने के लिए क्या है उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है मतलब मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी जो मोटिवेटर्स हैं उनका भी यूज़ हमें क्या है करना चाहिए। अब इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो क्या क्या इसके पॉजिटिव इंपैक्ट निकलेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट देखो क्या कहता है, इससे जो एम्प्लॉई हैं उनमें क्या है मोटिवेशन जो है वो इंक्रीज होगा, वो ज़्यादा सेटिस्फाई जो है वो फील करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो क्या है सेक्रीफाइस जो फीलिंग्स हैं उनके अंदर क्या है वो ज़्यादा इसमें क्या है डेवलप होगी, ठीक है, मतलब कि बिजनेस के लिए वो कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए क्या है रेडी होंगे। उसके बाद आता है इसके अंदर बिजनेस को छोड़ के जाने की जो रेट है वो भी क्या हो जाएगी इसमें डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा उनमें क्या है सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होगी उनकी, ठीक है, और हॉनेस्टी जो है वो भी खत्म हो जाएगी, बेईमानी उनके अंदर क्या है बढ़ जाएगी, या बिजनेस को छोड़ के जाने की जो रेट है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण। देखिए सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या है एक पर्सन जो है वो बनाया मैंने, ये है बिजनेस के अंदर मैनेजर जैसे, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेंट्रलाइजेशन की यानी कि केंद्रीयकरण। तो यहाँ पर ये देखो चारों तरफ बहुत सारे मैंने क्या है सर्कल बनाए हैं, तो ये मान लो कि ये चारों तरफ क्या है बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं और ये बीच में क्या है मैनेजर है। तो यहाँ पर क्या होता है सेंट्रलाइजेशन के अंदर जो मैनेजर होता है ये हम नाम देते हैं इसको एम, ये मैनेजर है। तो ये मैनेजर क्या करेगा, सारी की सारी जो पावर है, सारी की सारी अथॉरिटी जो है वो क्या है अपने पास रखता है, ठीक है, और ये बाकी लोग जो हैं वो इसके अंडर में काम करते हैं, जैसे ये कहता है इसी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग के जो है आगे कार्य जो है वो करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो बिजनेस में कभी भी क्या है पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अब इसका नुकसान क्या होगा, इसका नुकसान ये होगा कि सारा का सारा बर्डन इसी पर्सन पे आएगा, कोई भी डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है बिजनेस में, सब कुछ इसी के ऊपर क्या है डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसमें कभी
कभी भी सेंट्रलाइजेशन के अंदर कभी भी जो मैनेजर होता है वो दूसरे लोगों से क्या है कोई सजेशन वगैरह जो है वो सुझाव वगैरह आमंत्रित नहीं करता। ये अपने बेस पे डिसीजन लेता है, सारे के सारे, चाहे छोटे डिसीजन हो चाहे वो बड़े डिसीजन हो, सभी के सभी यही लेता है। ठीक है, इसके अलावा पूरे बिजनेस के अंदर डायरेक्शन जो है वो करने का काम जो है, डायरेक्टिंग करने का काम भी क्या है, इसी पर्सन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि पूरी तरह से अगर हम सेंट्रलाइजेशन कर दें तो इसमें क्या है, ज़्यादा बर्डन जो है वो क्या है, मैनेजर जो है उसके ऊपर क्या है, बढ़ जाएगा। उसके बाद जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है यानी कि विकेंद्रीयकरण जो होता है, उसमें देखो सभी को मैंने अलग अलग बनाया है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, एक दूसरे से क्या है, बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कोई सभी की सभी जो पावर्स होती हैं, हर एक पर्सन के पास क्या है, अलग अलग पावर होती हैं। कोई बिल्कुल कोई भी किसी के कंट्रोल में क्या है, किसी के अंडर में काम नहीं करता। ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन है। यानी कि बिजनेस का जो मैनेजर है, मान लो मैंने यहाँ पर क्या है एक मैनेजर बना दिया, तो ये मैनेजर है, ये क्या कर रहा है, कोई भी पावर अपने हाथ में नहीं रख रहा। ये सारी की सारी पावर जो है इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी। कुछ भी इसके पास नहीं है, किसी भी तरह की कोई अथॉरिटी इसके पास नहीं है। सारी की सारी अथॉरिटी उसने क्या किया, नीचे वाले जो वर्कर हैं या इसमें सुपरवाइजर हैं उनको क्या कर दी, उसने ट्रांसफर कर दी। तो इससे क्या होगा, अब इसकी जो रिस्पेक्ट है या इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, बिल्कुल कम हो जाएगी। कोई भी पर्सन इसके पास नहीं आएगा रिपोर्ट लेकर के, या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी पर्सन की क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो ये होता है परफेक्टली डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, ये होता है हमारा परफेक्टली सेंट्रलाइजेशन। तो बिजनेस के अंदर क्या है, ना तो परफेक्टली क्या है सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और ना ही कभी क्या है परफेक्टली डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। मतलब इन दोनों का क्या है, कंबाइंड रूप होना चाहिए कि ज़रूरी जो पावर्स हैं वो क्या करो, अपने अंडर में रखो। ठीक है, और जो पावर क्या है आगे ट्रांसफ़र करनी है उनको क्या करो, आगे ट्रांसफ़र करो। तो इस तरह से क्या कहता है हेनरी फोर्ड, ये कहता है कि बिजनेस में कभी भी क्या है परफेक्टली सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए और परफेक्टली डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि इन दोनों का कंबाइन जो रूप जो है, ठीक है, कंबाइन जो फॉर्म है वो क्या है, होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहेंगे। तो अगर इसको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करें तो पहला देखो क्या कहता है, अगर हम परफेक्टली पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ना करके उन दोनों को कंबाइंड लेकर के चलें, तो इससे क्या है, जो बड़े लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनका जो वर्किंग उनके ऊपर जो है प्रेशर जो है वो क्या होगा, कम होगा। इसके अलावा क्या है, डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं आएगी, जल्दी डिसीजन लिया जा सकता है। और जो नीचे काम करने वाले जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनको भी क्या है, ज़्यादा मोटिवेशन क्या है, मिलता है। तो इसके बाद क्या कहता है, अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो पूरी तरह से अगर सेंट्रलाइजेशन कर दें या पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन कर दें तो उससे क्या है, जो वर्कर हैं उनके क्या है, काम का जो प्रेशर है उनके ऊपर क्या होगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी, यानी कि डिसीजन जल्दी से नहीं लिया जाएगा, उसमें देरी होगी। ठीक है, और उसके बाद क्या है, उनका मोटिवेशन जो है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो इसके साथ ही हमारे यहाँ पर टोटल 8 जो प्रिंसिपल है वो हो चुके हैं। ठीक है, तो बाकी जो प्रिंसिपल है वो हम करेंगे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें करेंगे। तो ये जो 4 के 4 प्रिंसिपल है इनको बड़े अच्छे तरीके से आपने क्या है, नोट करना है और इनको स्टडी भी करना है अच्छे से। थैंक यू।